जय हिंद। जटायु एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की इस वीडियो क्लास में विश्व परिवहन एवं संचार के भाग 3 को लेकर चर्चा करेंगे और इस एपिसोड में हमने कवर किया है जल परिवहन को। भूगोल कक्षा 12 अध्याय 10 विश्व परिवहन एवं संचार के भाग संख्या 3 को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। भाग संख्या 1 और 2 पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं। में हमने रेल परिवहन और सड़क परिवहन की चर्चा की थी। दोनों ही मुख्य रूप से स्थल परिवहन में आते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जल परिवहन को। आगे बढ़ने से पहले हम स्मरण करना चाहेंगे गुरुजनों को, श्री मुकेश गौतम जी सर और विशेष रूप से श्री मनीष कुमार शर्मा जी सर को, जिनके सहयोग से इस वीडियो को बनाने में सक्षम हो पाए हैं। दोनों ही गुरुजनों के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और आगे की यात्रा की ओर बढ़ते हैं। स्थल परिवहन से सस्ता परिवहन है, अर्थात स्थल परिवहन और वायु परिवहन की तुलना में ये सस्ता पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि स्थल परिवहन में चाहे आप सड़क परिवहन की बात करें तो आपको सड़क निर्माण के लिए खर्च करना होगा, आप रेल परिवहन की बात करें तो रेल की पटरियां बिछाने में आपको खर्च करना पड़ेगा, वायु परिवहन की बात करें तो वह अत्यधिक की आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ परिवहन है। तो वहां पर विशाल भूखंड एयरपोर्ट बनाने के लिए, वायुयानों के रखरखाव के लिए बहुत लागत आती है, जिसके कारण स्वतः ही परिवहन बहुत महंगा हो जाता है। तो उन दोनों की तुलना में जल परिवहन इसलिए सस्ता पड़ता है का मूल आधारभूत ढांचा अर्थात जल, चाहे महासागरों की बात करें, सागरों की बात करें, झीलों, नदियों या नहरों की बात करें, तो वहां जल राशि हमें प्रकृति उपलब्ध करवाती है। तो इस कारण से लागत जो है तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है और जल परिवहन हमें सस्ता हो जाता है। इसके परिवहन की एक खास बात और है। वो खास बात क्या है कि जैसे मान लीजिए सड़क परिवहन की हम बात करें तो सड़क जहाँ जहाँ जाएगी तो वहाँ एक दिशात्मक रूप से प्रतिबंध हो जाता है कि सड़क की दिशा में ही हमें यात्रा करनी होगी। इसी प्रकार से रेल की पटरियां भी दिशात्मक रूप से वहां प्रतिबंध होता है कि हमें पटरियों की दिशा में ही यात्रा करनी होगी। जबकि महासागरों की या खुले जलमार्गों की यदि हम बात करें तो हमें 360 डिग्री में करने की, गति करने की आजादी मिलती है। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट हुआ किसका? जल परिवहन का। को आगे बढ़ाते हैं। जल परिवहन को 2 महत्वपूर्ण वर्गों में बांटा गया है। पहला है महासागरीय जलमार्ग, जिन्हें खुले जलमार्ग भी कहते हैं, और दूसरा है आंतरिक जलमार्ग या जिन्हें बंद जलमार्ग भी कहा जाता है। महासागरों के बारे में आप जानते ही हैं, विशाल जलराशियां होती हैं और 360 डिग्री में आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। आंतरिक जलमार्गों की जब हम बात करते हैं तो ये महाद्वीपों में जमीनों से घिरे हुए होते हैं और कई कई जगहों पर लैंडलॉक्ड भी होते हैं। ये महाद्वीपों के अंदर होने से आंतरिक जलमार्ग कहलाते हैं। इसमें विशाल नदियां, नहरें, झीलें इत्यादि जो हैं सम्मिलित किए जाते हैं। एक एक करके इनको हम डिटेल से देखेंगे। तो आइए प्रवेश करते हैं महासागरीय जलमार्गों की ओर। विषय में हम आगे प्रवेश करें उससे पहले हम ये जरूरत समझते हैं कि विद्यार्थियों को ये स्पष्ट हो जाए सबसे पहले कि कौन कौन से महासागर कहां कहां स्थित हैं, अर्थात उनकी लोकेशन हम मैप में एक बार देख लेते हैं। तो आइए चलते हैं मैप की ओर। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं विश्व मानचित्र का एक स्केच। हाँ, हम आगे बढ़े उससे पहले एक चीज क्लियर कर लें कि 0 डिग्री अक्षांश अर्थात विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, यहां हम इस तरीके से चलें तो इक्वेडोर से होती हुई, ब्राजील से गुजरती हुई, कांगो बेसिन से होती हुई और ये सुमात्रा, बोर्नियो से होती हुई इस प्रकार से गुजरती है। और इस भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध और नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध पड़ता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो जलराशि हम डिस्कस करेंगे उसके नाम के आगे उत्तर शब्द लग जाएगा और दक्षिण में जो जलराशि होगी उसके महासागर के नाम के आगे दक्षिण शब्द लग जाएगा। जैसे कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर ही हम यदि ले लें तो इस जगह पर प्रशांत महासागर पड़ता है।
उत्तर में होने के कारण ये उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिण में जो जलराशि होगी वो दक्षिणी प्रशांत महासागर कहलाएगा। हम पृथ्वी के वास्तविक मॉडल की बात करें तो वह ग्लोब से ही प्रदर्शित होता है और यहां हमारे सामने मैप है। तो आपको बता दें, इस मैप को यदि आप फोल्ड करेंगे यानी इस किनारे को और इस किनारे को पीछे की ओर मिलाएंगे तो आप पाएंगे कि ये वाली जो जलराशि है वो जलराशि आपको यहां भी मिलेगी, ये वाली जलराशि जो है वो आपको यहां भी मिलेगी, यानी ये पीछे से जलराशियां मिली हुई हैं। हम ये कह सकते हैं कि यहां भी उत्तरी प्रशांत महासागर होगा और यहां भी दक्षिणी प्रशांत महासागर होगा। बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ये जो आप एस आकृति देख रहे हैं, ये एस आकृति का अटलांटिक महासागर यानी अंध महासागर है। बहुत ही महत्वपूर्ण महासागर है। आपको पता है 4 महाद्वीपों को सीधे सीधे जोड़ता है, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। तो अपने आप में इसका व्यापारिक और सामरिक रूप से अर्थात सैन्य शक्ति के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाता है इस अटलांटिक महासागर का। तो इसके जो उत्तर में है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर होगा और जो दक्षिण में है वह दक्षिणी अटलांटिक महासागर होगा। इसी तरीके से इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण महासागर और आता है जो कि एशिया महाद्वीप में हमारे भारत के दक्षिणी सिरे के नीचे की ओर पड़ता है और वो है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है परिवहन के दृष्टिकोण से। कि आपको पता है कि नीचे की ओर अंटार्कटिका महाद्वीप है जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मानव विहीन महाद्वीप है। इसी के जस्ट ऊपर एक दक्षिणी महासागर भी पड़ता है जो कि याद कीजिए कक्षा 11 में आपने और हमने डिस्कस किया था पेंजिया और पैंथालासा को। तो पैंथालासा का ही अवशिष्ट भाग है। अलावा 2 सागर और इंपॉर्टेंट हैं हमारे परिवहन के दृष्टिकोण से, उन्हें भी आप थोड़ा सा समझ लें और जान लें। यहां अफ्रीका और यूरोप के बीच में यहां इस जगह भूमध्य सागर पड़ता है। भूमध्य, धरती के मध्य में होने से इसका नाम शायद भूमध्य सागर रख दिया गया है। और इसी के पास में थोड़ा सा आगे की ओर यदि आप चलेंगे तो यहां इस जगह इन दोनों के बीच में जो खाली स्थान है यहां पर लाल सागर मिलेगा। ये सागर क्लियर हुए, ये महासागर क्लियर हुए। अब हम आराम से आगे बढ़ेंगे महासागरीय जलमार्गों की ओर। तो चूंकि प्रमुख महासागरीय जलमार्गों के नाम हम देख लेते हैं और फिर मैप के जरिए इनकी डिटेल स्टडी हम देखेंगे। एक बात हम आपसे विद्यार्थियों से कहना चाहेंगे कि इस वीडियो एपिसोड को देखने के बाद एटलस के साथ आप इसका अभ्यास करें ताकि आपको लोकेशन एकदम स्पष्ट हो जाए और आपका अभ्यास पुष्ट हो जाए। तो आइए नाम देखते हैं। सबसे पहले उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, दूसरा है भूमध्य सागर एवं हिंद महासागर जलमार्ग, तीसरा है उत्तमाशा अंतरिक्ष मार्ग, चौथा है दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग और पांचवा है खाड़ी कैरिबियन सागरीय मार्ग और है प्रशांत महासागरीय मार्ग। इसके अलावा नंबर 7 पर है स्वेज नहर मार्ग और 8 पर है पनामा नहर मार्ग। आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों को हमने अलग क्यों रखा है। ये स्वेज नहर मार्ग ये भूमध्य सागर एवं हिंद महासागर जलमार्ग का हिस्सा है, तो वहां भी हम इसको डिस्कस करेंगे पर उसका वहां डिटेल नहीं देखेंगे। वहां इसको एक हल्के से इसका नाम लेके हम थोड़ा सा गुजरने का प्रयास करेंगे, इसलिए हमने इसको अलग से लिख दिया है। इसी तरीके से पनामा नहर मार्ग, प्रशांत महासागरीय मार्ग जब आएगा तो इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमको देखने को मिलेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अटलांटिक समुद्री मार्ग यह विश्व का सर्वाधिक व्यस्ततम जलमार्ग है। देखिए व्यस्ततम होना ही है, क्यों होना है? क्योंकि एक तो बात हम ये जानते हैं कि अटलांटिक महासागर अपनी स्थिति विशेष के कारण ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 महाद्वीपों के बीच में पूरा अटलांटिक महासागर पड़ता है। और यदि हम उत्तरी अटलांटिक महासागर की बात करें तो आप देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका, खास तौर से जो कनाडा है और संयुक्त राज्य अमेरिका के जो पूर्वी या कहीं उत्तर पूर्वी जो तटीय इलाके हैं, उनको यूरोप के पश्चिमी भागों से ये महासागर सीधे सीधे जोड़ता है। कैसे जोड़ता है ये आप और हम मैप के जरिए देखेंगे। तो आइए मैप की ओर चलते हैं। मैप में आप देख रहे हैं
ये जो नंबर 1 वाला मार्ग है यही है उत्तर अटलांटिक महासागरीय जलमार्ग। यह जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क, बॉस्टन, वाशिंगटन डीसी, के कनाडा का सेंट जॉन्स, न्यूफाउंडलैंड इत्यादि इलाकों को, जो यूरोप है उस यूरोप के लंदन, इसके अलावा फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और भी जो अन्य देश है उनसे सीधा सीधा जोड़ता है। तो परिवहन के दृष्टिकोण से ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखेंगे कि यूरोप का पश्चिमी भाग और संयुक्त राज्य अमेरिका पूरा ही एक विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो इनके बीच में कच्चे माल से संबंधित, तैयार माल से संबंधित, प्राकृतिक संसाधनों के आदान प्रदान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण परिवहन होता है। इसी कारण से इसे व्यस्तम जलमार्ग की संज्ञा दी जाती है। हाँ, आपको एक रोचक तथ्य बताना चाहेंगे कि इस समुद्री मार्ग पर विश्व के 25% समुद्री जहाज चलते हैं और पूरे वर्ल्ड में जो 50 बड़े बड़े सी पोर्ट्स हैं अर्थात समुद्री पत्तन हैं, उनमें से 30 इसी मार्ग पर पड़ते हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट ये जलमार्ग है। आइए अब आगे चलते हैं दूसरे जलमार्ग की ओर। दूसरा जलमार्ग है भूमध्य सागर एवं हिंद महासागर जलमार्ग। जब हम इस महासागरीय मार्ग में स्वेज नहर के रास्ते प्रवेश करते हैं तो यह विश्व का सबसे लंबा व्यापारिक जलमार्ग बन जाता है, क्योंकि अंध महासागर यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर से होते हुए आंतरिक जलमार्गों के रास्ते से भूमध्य सागर में आना और भूमध्य सागर के बाद स्वेज नहर को पार करते हुए लाल सागर में जाना, लाल सागर के बाद अदन की खाड़ी से होते हुए अरब सागर से हिंद महासागर में प्रवेश करते हुए एक मार्ग जाएगा हमारे दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की तरफ और दूसरा जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के महत्वपूर्ण बंदरगाहों की ओर। तो अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक जलमार्ग है, विशालतम जलमार्ग है और खास बात यह है कि यह विश्व की 75% जनसंख्या की सेवा करता है। और आइए देखते हैं ये किस तरीके से प्राचीन विश्व के हृदय स्थल से भी गुजरता है और इस मार्ग में महत्वपूर्ण कौन कौन से बंदरगाह पड़ते हैं, इन सभी को हम देखेंगे मैप के जरिए। तो आइए चलते हैं मैप की ओर। तो देखिए अब मैप आपकी स्क्रीन पर है और यहां जैसा कि आप जानते हैं यहां अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर है उत्तरी, और इसके पास में से आंतरिक जो जलमार्ग जैसे राइन नदी का मार्ग हुआ, यहां से होते हुए आप भूमध्य सागर में आए और भूमध्य सागर से स्वेज नहर को क्रॉस करते हुए आप प्रवेश करते हैं लाल सागर में और लाल सागर से होते हुए अदन की खाड़ी के रास्ते से आप प्रवेश करते हैं अरब सागर में और अरब सागर के बाद आप आते हैं सीधे हिंद महासागर में और हिंद महासागर से फिर दो मार्ग निकलते हैं। एक मार्ग जाता है दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की ओर और दूसरा जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ओर, जहां पर महत्वपूर्ण बंदरगाह जैसे एडिलेड हो गया, पर्थ हो गया, सिडनी हो गया, मेलबोर्न हो गया, आप यहां जा सकते हैं। न्यूजीलैंड में जैसे ऑकलैंड हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपने बंदरगाह हैं जो कि इस रास्ते में पड़ते हैं और वहां इस तरीके से आप पहुंच सकते हैं। तो ये विश्व का सबसे विशालतम जलमार्ग हुआ भूमध्य सागर से होते हुए हिंद महासागर की ओर यात्रा। तो आइए चलते हैं तीसरे जलमार्ग की ओर, जिसका नाम है उत्तम आशा अंतरिक्ष मार्ग। यहां दो शब्द हैं। पहला शब्द है उत्तम आशा। उत्तम आशा जिसे केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणतम सिरे अर्थात दक्षिण अफ्रीका देश के भी दक्षिणतम सिरे पर पड़ता है, वो हम मैप में देखेंगे। और दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है अंतरीप। अंतरीप एक ज्योग्राफिकल टर्म है, इसे आप समझ लीजिए। जब जमीन का कोई हिस्सा सकरा होकर और विस्तृत हो जाए, थोड़ा विस्तार को प्राप्त कर जाए और समुद्री जल में प्रवेश कर जाए, तो वह जो स्थल राशि है वह कहलाती है अंतरीप, जिसका सामरिक दृष्टिकोण से और व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, वह कहलाता है अंतरीप। तो आइए इस पूरे को हम डिटेल से कवर करेंगे, मैप के जरिए इसको पढ़ेंगे। यहां पहले हम थोड़ा सा रफली देख लें कि ये जो अंतरिक्ष मार्ग है ये पश्चिमी यूरोप के देशों को
पश्चिमी अफ्रीकी देशों से, दक्षिण अमेरिका के ब्राजील, उरुग्वे, अर्जेंटीना से मिलाता है। यहां क्या होगा, यात्रा कैसे होगी, पश्चिमी यूरोप से आप चलेंगे और हमारा जहाज पहुंचेगा केप वर्डे द्वीपों की ओर। फिर वहां से आप केप ऑफ गुड होप आते हुए आप दो मार्गों की तरफ जाएंगे। एक मार्ग जाएगा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की ओर यानी इंडोनेशिया की ओर, और दूसरा जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ओर। अब इस पूरी बात को हम ढंग से समझेंगे किसमें, मैप में। तो आइए चलते हैं मैप की ओर। देखिए, जब तक स्वेज नहर मार्ग नहीं खुला था तो ये उत्तम आशा अंतरिक्ष जो मार्ग है ये प्रमुख मार्ग हुआ करता था। और यहां जो यूरोप का पश्चिमी भाग है, जहां पर जैसे लंदन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल इत्यादि जो विकसित राष्ट्र हैं, यहां से माल तैयार होकर उपनिवेशों की ओर भेजा जाता था। तो वहां ये मार्ग बहुत ही प्रासंगिक था, हालांकि आज भी प्रासंगिक है। वो कैसे प्रासंगिक है अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, यहां सबसे पहले मार्ग को हम समझ लें तो यहां से जो जहाज चलते हैं वो आगे बढ़ते हुए और सबसे पहले आते हैं केप वर्डे द्वीपों की ओर। ये केप वर्डे जो द्वीप हैं ये पड़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप से और जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इसके बीच में। तो हमारे जो जहाज हैं वो यूरोप के पश्चिमी भागों से चलेंगे और चलते हुए नीचे की ओर सबसे पहले आएंगे केप वर्डे आइलैंड्स की ओर यानी केप वर्डे द्वीपों की ओर, जो कि 15 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसके आसपास पड़ते हैं और यहां अफ्रीका के पास में है। तो यहां से होते हुए इसके बाद आप ये नीचे की ओर आएंगे तो एक मार्ग तो आपका चला जाएगा इस तरफ, अपने दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं पश्चिम की ओर चला जाएगा, जिसमें अर्जेंटीना हो गया, ब्राजील हो गया, इस तरफ जो है ये मूव कर जाएगा। और इसके बाद में ये दूसरा मार्ग जो है ये नीचे की ओर चलेगा और ये यहां इस जगह पड़ेगा हमारा जो है केप ऑफ गुड होप, और इसका महत्वपूर्ण बंदरगाह है यहां पर केप टाउन, नाम सुना भी होगा आपने। इसके बाद में आप यहां से मूव करते हैं और मूव करने के बाद जैसे ही आप हिंद महासागर की ओर आते हैं तो पुनः आप चाहें तो यहां से आप हिंदुस्तान की ओर या अरब सागर की ओर मूव कर सकते हैं। और इसी के आगे आप चाहें तो यहीं से आप जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं उधर जा सकते हैं और यहीं से आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया देश और न्यूजीलैंड देश या अन्य कोई द्वीप समूह पर आपको जहां परिवहन का सामान उपलब्ध करवाना है वहां या सेवाएं देनी है वहां आप पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण जलमार्ग यहां पर कंप्लीट हुआ। जब तक स्वेज नहर का मार्ग नहीं आया था तो आपको बता दें कि पश्चिमी यूरोप के लिवरपूल से होकर यदि आपको श्रीलंका के कोलंबो आना पड़े तो एक तो आप इस रूट से आइए उत्तम आशा वाले से, और एक रूट आज जो वर्तमान में हम यूज करते हैं कि भूमध्य सागर लाल सागर से होते हुए आपने स्वेज नहर के मार्ग से और अदन की खाड़ी और अरब सागर से होते हुए और नीचे आप श्रीलंका के पास पहुंच जाएं। तो ये जो मार्ग है इसकी तुलना में ये मार्ग बहुत लंबा पड़ता था और लगभग 6400 किलोमीटर की दूरी कम हो गई स्वेज नहर के खुलने से। तो लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आज अप्रासंगिक हो चुका है, आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। क्यों बना हुआ है उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है, जब आप भूमध्य सागर लाल सागर से होते हुए अदन की खाड़ी के पास से आते हैं तो अफ्रीका का एक यहाँ महत्वपूर्ण देश पड़ता है जिसका नाम आपने सुना होगा सोमालिया, जिसे समुद्री लुटेरा भी कहते हैं। ये यहाँ पर डाकुओं का इलाका है, लुटेरों का इलाका है जो कि जहाजों को अक्सर लूट लेते हैं। तो एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि स्वेज नहर का मार्ग है वो बहुत सकरा मार्ग है, तो वहां पर एक दिन में लगभग 100 जहाज के आसपास ही निकल पाते हैं, टाइम तो उतना ही लगना है, तो आप समुद्री लुटेरों से भी बच जाएंगे। इसलिए यह मार्ग आज भी प्रासंगिक बना हुआ है, उत्तम आशा अंतरिक्ष मार्ग। तो इस तरीके से यह जलमार्ग यहां कंप्लीट हुआ। आइए बढ़ते हैं अगले जलमार्ग की ओर। अगला महत्वपूर्ण जलमार्ग है दक्षिणी अटलांटिक जलमार्ग। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलमार्ग की तरह यह भी अवसर देता है दक्षिण अमेरिकी देशों को अफ्रीकी देशों से जुड़ने के लिए, एशिया के देशों से जुड़ने के लिए और पूर्वी अफ्रीका से जुड़ने के लिए एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के देशों से जुड़ने के लिए। आइए देखते हैं यहां क्या होगा। पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका रूट मैप देख लेते हैं कि दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर जो देश स्थित हैं जिसमें
महत्वपूर्ण जो बंदरगाह हैं, जैसे रियो डी जेनेरो हुआ, सेंटोस है, मांटीवीडियो है, ब्यूनस आयर्स है, यहां से जहाज चलेगा और जहाज चल के केप टाउन, जिसकी अभी हमने चर्चा की थी, जो कि केप ऑफ गुड होप पर पड़ेगा, अंतरिक्ष पर पड़ेगा, वहां से फिर 3 मार्ग छट जाएंगे एशिया की तरफ। आप वहां से जा सकते हैं वाया हिंद महासागर होते हुए। आप केप टाउन से सीधे ऊपर की ओर बढ़ेंगे और पूर्वी अफ्रीका के देशों की तरफ चले जाएंगे। इसके अलावा हिंद महासागर के रास्ते से ही आप थोड़ा सा दक्षिण की ओर जब जाएंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के देशों में प्रवेश मिल जाएगा। इन बातों को हम मैप के जरिए और क्लियर कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं मैप की ओर। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैप को, इसे समझ लीजिए आप थोड़ा सा। यहां जो ये दक्षिण अमेरिका का जो पूर्वी तटीय इलाका है, यहां पर जो बंदरगाह मौजूद हैं, वहां से जहाज चलेंगे और वो जहाज आएंगे हमारे केप ऑफ गुड होप के बंदरगाह केप टाउन पर। अब इस केप टाउन से जो अफ्रीकी महाद्वीप के पूर्वी अफ्रीकी देशों की ओर जाना चाहें, वो ऐसे ऊपर मेडागास्कर के पास से मोजाम्बिक चैनल को क्रॉस करते हुए, इसके बाद में जो एशियाई देशों की ओर या ऑस्ट्रेलियाई देशों की ओर बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें हिंद महासागर में प्रवेश करना होगा और हिंद महासागर के बाद एशियाई देशों के लिए इधर चले जाएं और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लिए इस तरीके से मार्ग उपलब्ध हो जाता है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर जलमार्ग ये यहां पर कंप्लीट हुआ। अब अगला प्रमुख जलमार्ग आ रहा है खाड़ी कैरेबियन सागरीय जलमार्ग। यह लघु दूरी का समुद्री जलमार्ग है और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये क्या करता है, देखिए कि जो कैरेबियन सागर के तटीय देश हैं, जैसे कोलंबिया, वेनेजुएला, त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम और भी जो देश हैं, इनको जहाजों के माध्यम से परिवहन का एक साधन मिलता है और ये जुड़ जाते हैं मैक्सिको की खाड़ी के तटीय देशों से, जैसे मैक्सिको हो गया और यूएसए के विभिन्न प्रांत हो गए। तो ये मार्ग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस दृष्टिकोण से। तो इसे हम मैप में देख लेते हैं। आइए चलते हैं मैप की ओर। तो देखिए स्क्रीन पर आपको मैप दिख रहा है, ये हमारा कैरेबियन सागर है और ये जो इसके आसपास आप देख रहे हैं ये इसके तटीय देश हैं। तो यहां से इन तटों से होते हुए जो जलमार्ग बनता है, इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे और आप एंटर कर जाएंगे मैक्सिको की खाड़ी में। तो ये हो गया एक लघु समुद्री मार्ग हो गया। तो इस तरीके से हमने इस जलमार्ग को यहां क्लियर किया। आगे चलते हैं अगले जलमार्ग की ओर। अगला महत्वपूर्ण जलमार्ग है प्रशांत महासागरीय जलमार्ग। इस जलमार्ग में परिवहन कम होता है, व्यापारिक परिवहन कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि व्यापारिक रूप से देखा जाए तो प्रशांत महासागर में एशियाई देशों में यदि बात करें तो जापान और चीन के कुछ प्रमुख शहर वास्तविक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो जलमार्ग है ये हमें जो पश्चिमी यूरोप है और जो पूर्वी यूएसए है उनको जुड़ने का एक मार्ग उपलब्ध करवाता है कि इसके जरिए आप एशियाई देशों से, खास तौर से जो जापान है, चीन है और हिंद एशिया जो है, उनसे आप जुड़ सकते हैं। तो ये कैसे इसका रूट मैप है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहां से जहाज चलेंगे पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूएसए के प्रांतों से और वो पनामा मार्ग को क्रॉस करते हुए आएंगे होनोलुलु, जो कि हवाई द्वीप पर पड़ता है। यहां से फिर 2 मार्ग अपने निकलेंगे। एक मार्ग जाएगा जापान, चीन और हिंद एशिया की ओर और दूसरा मार्ग जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की ओर। इस पूरी स्टडी को हम मैप के जरिए एक बार अच्छे से पुख्ता कर लेते हैं। तो चलिए मैप की ओर। तो मैप में आप थोड़ा सा समझने का कोशिश करें यहां पर कि जो यूरोप के जो पश्चिमी इलाके हैं, यहां से जो जहाज चलेंगे वो उत्तरी अटलांटिक महासागर को क्रॉस करते हुए आएंगे और यहां जो मध्य अमेरिका है यहां से पनामा जो मार्ग को क्रॉस करेंगे और एंटर कर जाएंगे प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में क्रॉस करने के बाद यहां इस के पास थोड़ा सा अपन ऊपर की ओर चलें तो यहां होनोलुलु पड़ेगा हवाई द्वीप पर, जिस पर यूएसए का ही अधिकार है। और यहां से होने के बाद जो मार्ग चला जाएगा एक इधर और एक नीचे की ओर। जो मार्ग नीचे की ओर जाएगा वो यहां
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ओर आ रहा होगा, और जो उधर से ऊपर की ओर गया था तो वो जापान और अपने चीन या हिंद एशियाई जो बंदरगाह हैं उनकी ओर जाएगा। तो इस तरीके से ये जलमार्ग यहां पर क्लियर हुआ, और डिटेल से हम पनामा वगैरह के बारे में, स्वेज नहर के बारे में हम आगे टॉपिक्स में देखेंगे, वहां और इसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं वापस अगले जलमार्गों की ओर। स्वेज नहर मार्ग यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाला कृत्रिम जलमार्ग है। शब्द पर ध्यान दीजिए, कृत्रिम जलमार्ग है, मानवीकृत इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना यह जलमार्ग है। इसका उद्घाटन 1869 में हुआ। इसके इंजीनियर बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके इंजीनियर फ्रांस के फर्डिनेंड डी लेसेप्स थे। इस नहर की जो औसत चौड़ाई है वो 60 मीटर है, गहराई इसकी 10 मीटर है, और कुल लंबाई इस नहरी मार्ग की 162 किलोमीटर है। 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया, और उसके बाद मिस्र ने इस पर अपना एकाधिकार प्राप्त किया, और 1967 में यूएनए ने इस नहर मार्ग के राष्ट्रीयकरण को मान्यता प्रदान की। इस नहरी मार्ग से पर डे 100 जलयान गुजरते हैं, और इसी के कारण अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर और फिर लाल सागर से होते हुए हिंद महासागर आने का विश्व का सबसे लंबा जलमार्ग बनता है। यहां एक चीज थोड़ा सा स्पष्ट कर लें आप, इस नहरी मार्ग पर फ्रांस का और यूएसए का एक विवाद चलता रहा, और मिस्र का इस पर विवाद चलता रहा। आइए बाकी के डिटेल्स हम थोड़ा सा मैप के जरिए इसको देख लेते हैं एक बार। तो आइए चलते हैं मैप के पास। तो आप मैप देख रहे हैं, ये रहा हमारा भूमध्य सागर और ये रहा हमारा लाल सागर। आप देख सकते हैं ये मिस्र देश है, और इस मिस्र देश में इसकी राजधानी काहिरा के पास ये रही स्वेज कैनाल यानी स्वेज नहर, जिस पर पोर्ट सईद नाम का बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो इस स्वेज नहर का जो मार्ग है आप देख सकते हैं, ये जमीन का एक हिस्सा है, और इधर जल, और इस स्थल को यदि काट लिया जाए तो एक नहर बन सकती थी। यही एक योजना प्रस्तावित थी जिसके तहत इस मार्ग को बनाया गया। क्योंकि ये मार्ग मिस्र देश की भूमि पर बना हुआ है, इसलिए पहला अधिकार तो बनता है मिस्र का, परंतु जो इंजीनियर्स थे और टेक्निकल इसे जो सपोर्ट मिला वो मिला यूएसए से और फ्रांस से। तो इस कारण से उन्होंने भी इस पर अपना अधिकार जताया। तो ये पूरी लड़ाई थी स्वेज मार्ग की। अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही सकरा ये मार्ग है, और इस सकरे मार्ग में जितनी उसकी चौड़ाई है स्वेज नहर की, उस हिसाब से केवल पर डे 100 जहाज ही यहां से गुजर सकते हैं। इस प्रकार ये नहरी मार्ग यहां पर कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं अगले मार्ग की ओर। तो अगला महत्वपूर्ण जलमार्ग आ रहा है पनामा नहर जलमार्ग। ये भी स्वेज नहर मार्ग की तरह ही कृत्रिम जलमार्ग है, और ये नहर प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर के जरिए अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। अर्थात दो महासागरों के मध्य परिवहन का मार्ग सुलभ होता है पनामा नहर के कारण। और ये जो नहर है ये भी इंसानी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। इस नहरी मार्ग को बनाने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आई, लेकिन उन डिफिकल्टीज को, कठिनाइयों को इंसान ने अपने दिमाग से शिकस्त दी। आइए इसका गहनता से अध्ययन करते हैं। 14 अगस्त 1914 को ये बनकर तैयार हो गई, और 15 अगस्त 1914 को में आवागमन शुरू हो गया। वर्तमान में इसका संचालन पनामा नहर प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, और इस नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है। इसकी गहराई 12 मीटर है और चौड़ाई 90 मीटर है। इस नहर को बनाने में जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो 2 झीलें थी। एक झील गाटून झील और दूसरी झील थी मीरा फ्लावर्स झील। ये किस तरीके से चुनौती थी, इस बात को समझने के लिए हम मैप की ओर थोड़ा रुख करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस मैप को। इस मैप में यहां आप देख सकते हैं ये अंध महासागर अटलांटिक महासागर है, ये कैरेबियन सागर की लोकेशन है। यहां हमारा पनामा देश है जो कि मध्य अमेरिकी क्षेत्र में उपस्थित है,
और यहां प्रशांत महासागर क्षेत्र पड़ता है। यानी हमें परिवहन मार्ग से यदि गुजरना है तो हमारा मार्ग बनेगा अटलांटिक महासागर से, कैरेबियन सागर से होते हुए पनामा देश को क्रॉस कर प्रशांत महासागर सी लेवल पर आना। अब इसमें देखने में तो ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, परंतु वास्तविक जो चुनौती है वो किस प्रकार की है वो आप देखिए। चुनौती ये है कि इस पनामा देश से अटलांटिक महासागर की ओर या कहें कैरेबियन सागर की ओर एक झील है, उस झील का नाम है गाटून झील, और जो पनामा देश के इस तरफ यानी प्रशांत महासागर की तरफ जो झील पड़ती है उस झील का नाम है मीरा फ्लॉर्स झील। इन दोनों झीलों को पार करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को आप थोड़ा सा इस तरीके से समझिए, जैसे मान लीजिए ये अंध महासागर का सी लेवल है, समुद्री जल का स्तर है। अब इससे थोड़ा ऊंचाई पर पनामा देश में जब हम प्रवेश करते हैं तो पनामा देश में एक झील पड़ती है जिसका नाम है गाटून झील, और इस गाटून झील को जब हम क्रॉस करते हैं तो गाटून झील को क्रॉस करने पर फिर अगली झील आती है हमारे पास में मीरा फ्लॉर्स झील, और उस मीरा फ्लॉर्स झील के बाद में हमको प्राप्त होता है प्रशांत महासागर का सी लेवल। तो मेन जो हमारे सामने दिक्कत आती है वो ये दिक्कत ये आती है कि इस ऊंचाई वाले हिस्से को यानी इन दोनों झीलों को कैसे क्रॉस किया जाए, यानी यहां से जो जहाज चलेगा इस जहाज को इस ऊंचाई तक कैसे चढ़ाया जाए, और ऊंचाई पे चढ़ाने के बाद में इसे वापस कैसे नीचे सी लेवल में उतारा जाए। तो यही मानव इंजीनियरिंग का पेचीदा विषय था जिसे इंसान ने अपने दिमाग से समस्या का समाधान किया। आइए वापस चलते हैं हम थोड़ा सा डिटेल्स की ओर। तो इन बाधाओं को दूर करने का जो रास्ता निकाला गया वो ये रास्ता था कि लॉक प्रणाली को अपनाया जाए। इस लॉक प्रणाली में इन्होंने क्या किया कि अटलांटिक सिरे पर गाटून लॉक्स बनाया। इस गाटून लॉक्स में क्या होता है कि शिप प्रवेश करता है, और शिप के प्रवेश करने पर वहां पर स्वचालित और बहुत ही मजबूत हॉर्स पावर्स के इंजन्स होते हैं, लोकोमोटिव इंजन्स होते हैं, उनकी सहायता से इसमें पानी भरा जाता है इस चैम्बर में, इस लॉक में, और जहाज को गाटून झील के स्तर तक चढ़ाया जाता है। और चढ़ाने के बाद में मध्य में पेड्रोमेटिक जो लॉक है उसमें प्रवेश करवाया जाता है। प्रवेश करवाने के बाद में जब जहाज आगे बढ़ता है तो बढ़ने के बाद अगली झील आती है जो कि प्रशांत महासागर के सिरे पर पड़ेगी, वो है मीरा फ्लॉर्स झील। तो वहां पर एक लॉक बनाया गया मीरा फ्लॉर्स लॉक। तो वहां भी उन्हीं ताकतवर इंजनों की सहायता से पुनः पानी के स्तर को खाली किया जाता है और जहाज को नीचे उतारा जाता है और उस स्तर तक ले जाया जाता है जिस स्तर पर प्रशांत महासागर का सी लेवल होता है। और इस तरीके से फिर हमारा जहाज मीरा फ्लॉर्स लॉक को पार करने के बाद पहुंच जाता है प्रशांत महासागर में और आगे की अपनी यात्रा जो है कंटिन्यू करता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से चैलेंजिंग काम था और इंसान ने इसको अपनी बुद्धिमत्ता से कैसे शिकस्त दी। एक और रोचक तथ्य यहां पर है कि पनामा नहरी मार्ग ही एकमात्र पूरे विश्व में ऐसा मार्ग है जहां पर आकर किसी भी राष्ट्र का जो जहाज है उसका कप्तान पनामा नहर के कैप्टन को अपना जहाज सौंप देता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। किसी भी राष्ट्र का यदि जहाज आएगा तो उसके कप्तान को पूरी तरीके से अपना जहाज हैंडओवर करना होगा पनामा नहर के कुशल कप्तान को, जो कि उस नहरी मार्ग को पार करने के लिए स्पेशल ट्रेंड होते हैं। इस पनामा नहरी मार्ग को बनाने में यूएसए का और फ्रांस का बहुत योगदान रहा। उनके बीच में काफी इसका विवाद भी रहा और बाद में जो है 1 जनवरी 2000 से अब पूरी तरीके से जो पनामा देश है, पनामा जो नगर है, उसी का इस पर नियंत्रण है। और इस नहरी मार्ग के बनने से लाभ क्या हुआ, इस लाभ को हम आपको थोड़ा सा बताते हैं मैप के जरिए कि यदि कोई जहाज अटलांटिक महासागर से चला है और अपने पुराने रास्ते से होता हुआ चल रहा है तो उसे कुछ इस तरीके से नीचे आना होगा और यहां आकर
हॉर्न अंतरीप को पार करते हुए प्रशांत महासागर में प्रवेश करना होगा। यानी यदि कोई जहाज न्यूयॉर्क से चला है और उसे आगे सैन फ्रांसिस्को पहुंचना है इस मार्ग के जरिए, और एक दूसरा रास्ता है कि वो सीधे न्यूयॉर्क से चला और कैरेबियन सागर में होते हुए पनामा देश से या पनामा नहरी मार्ग से क्रॉस करते हुए और वो सैन फ्रांसिस्को पहुंचता है, तो दोनों ही मार्गों में 13,000 किलोमीटर की बचत होती है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पनामा नहरी जो जलमार्ग है उसकी उपयोगिता क्या है। तो इस तरीके से हमने महत्वपूर्ण विश्व के सभी महासागरीय या कहें खुले जलमार्गों को यहां डिस्कस कर लिया है, और अगले भाग में डिस्कस करेंगे आंतरिक जल परिवहन मार्ग को। वीडियो एपिसोड का यह भाग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। यदि आपको प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों की सेवा हो सके इसलिए इसे शेयर करना ना भूलें। और हां, सबसे महत्वपूर्ण बात, कड़ी मेहनत करना ना भूलें। कड़ी मेहनत और अनुशासन विद्यार्थी के आभूषण होते हैं। तमाम शुभकामनाओं के साथ ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।